वक्त का करिश्मा। शादी की पहली रात को अपने बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो सोचते ही रह गया था और बीवी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वह मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे सिर्फ एक हफ्ते का समय दे दो, नहीं तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मान गया तो वह बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने कारोबार में बहुत मुनाफा होने लगा था। मेरे मन में इंशा पैदा हो गई और मैं सोचने लगा, जरा उस बच्चे का चेहरा तो देखूं। मगर बीबी उसके चेहरे को हमेशा ढक कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर यूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो आज मेरे भाई की शादी थी। वह बहुत ही खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपना घर बसा लूं, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 10 साल छोटा था। मैंने अगले ही दिन माँ से बात की और बोला, माँ मेरी भी शादी करा दो। 36 साल का तो हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। माँ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, शाम तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया? रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले करती, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे? माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही झलकती रहती थी। अब भी वह मुस्कुरा कर बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे? तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। रोहन की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वह ठीक से कोई काम धंधा तो करता नहीं है। बीवी आएगी तो सिर पर जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो माँ उठकर मेरे लिए एक गिलास पानी और 2 गोली ले आई थी। वह बोली, यह खा लो। मैंने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, माँ आप हर रोज मुझे यह कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हो? तो माँ बोली, शाम तुम तो यह गोलियां बचपन से खा रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें गुर्दे की तकलीफ है ना। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से बना बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो तो तुम्हारी शादी कैसे करूंगी मैं? मैंने हंसकर वह दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। रोहन की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत ही इज्जत करती थी। मुझे भैया भैया कहते नहीं थकती थी। जब रोहन बाहर से आता था तो वह गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी बीवी भी हो, मेरे लिए अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी कि मैं अभी 10 साल का ही हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता था वह पूरा माँ के हाथ में हिला कर देता था। उनको यह डर होगा कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा तो वह आखिरकार मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लगी थी। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को पायल नाम की लड़की पसंद आ गई थी। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। वह इतनी हसीन थी कि कोई जवाब ही नहीं था। मैंने माँ को हाँ कह दी और मेरे लिए शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। सोच सोच कर ही दिल खुश हो जाता था कि पायल मेरी बीवी बनकर इस घर में चले फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रोहन मुझे कहता था, भैया अपनी आजादी को इस तरह कुर्बान मत करो, बीवी आजादी कैद कर लेती हैं। दूर बैठी रोहन की बीवी उसे घूर कर देखती
तो वह मजाक से हंस देता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो दुल्हन बन के सजी पायल को मेरे साथ बिठा दिया गया था। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्में पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे चचेरे भाइयों ने घेर लिया। रात होने लगी थी मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे के अंदर जाने की इजाजत ही नहीं दी। रात को 10 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो पायल सुहागन के पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वो रोते हुए बोली, पिछले 2 घंटे से मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे पायल की बड़ी दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर गया। अस्पताल में लेकर गया तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया था। ये देख के मैं हैरान हो गया कि यह सब क्यों हो रहा है। लगभग 4 घंटे मैं यूं ही बैठा रहा था। तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। यह बात मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरे तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा था। बेड पर पायल आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर इसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, पायल, किसका गुनाह लेकर तुम मेरे घर आई हो? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? हाँ, लेकिन तुम बेफिक्र रही। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक दे के आजाद कर देता हूँ। मेरी यह बात सुनकर पायल के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई थी। वह उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी जिंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह धुतकार देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूंगी। शाम, अगर आज आपने मेरी इज्जत बचा ली तो कयामत के दिन भगवान आपकी मदद करेगा। पायल के इन शब्दों ने मुझे हिला कर रख दिया था। और हम अपने रोज की जिंदगी में कितना ही गुनाह करते हैं, लेकिन भगवान उस पे पर्दा करके हमें बदनामी से बचा लेते हैं। तो मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को यूं सरेआम बदनाम करने वाला? मैं बोला, ठीक है पायल, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। पायल रोते हुए हंस दी थी। फिर बोली, शाम, आप कभी भी भूल कर मेरे बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब भला मुझे बीवी के बच्चे से क्या मतलब था जो मैं उसकी शक्ल देखते रहता? इसलिए मैंने पायल से वादा कर लिया तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। अब सबसे ज्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था कि भला उनसे क्या कहूंगा। शादी के पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया? पायल शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देखकर समझ चुकी थी, इसलिए वो बोली, शाम, आप घर वालों की बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, उन सबको मैं संभाल लूंगी। पायल की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह जब घर पहुंचे तो लिविंग रूम में मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि फिक्र से मेरा बुरा हाल हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है शाम, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? पायल आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, रात को अचानक मेरा पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने शाम से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से से हमें नवजात शिशु की आवाज आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो यह नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत जोर जोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। लिविंग रूम में मौजूद सब लोगों को मानो जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने पायल के हाथ से बच्चे को ले लिया और बोली, शाम,
तुम जानते हो ना, यूं मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना। मैंने नाम में सिर हिला दिया और बोला मैं कुछ नहीं जानता, यह आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया था। शादी के बाद वाला फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ था मेरे साथ। बीवी हर वक्त अपने बच्चे में ही उलझी रहती थी और यूं अपने बेटे का चेहरा छुपा दिया करती थी जैसे वो कोई और ही हो। मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि रोहन और उसकी बीवी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। रोहन की बीवी पेट से थी। पायल ने अपने बेटे का नाम राहुल रखा था। माँ भी राहुल के साथ घुल मिल गई थी। वो अक्सर मुझे समझाया करती थी, शाम अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले ही आए हो तो इससे यूं दूरी मत बनाकर रखो। नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं कपड़े की बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाता था। रोहन को भी मैंने उसी फैक्ट्री में काम पर रखा था। कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे लगने लगा था शायद ही उस बच्चे के आने की वजह से हुआ है। मैं अब पायल को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर मुझे धंधे में नुकसान ना सहना पड़े। मेरा दिल कहता था मैं पायल और उसके बच्चे को अपना लूं, मगर दिमाग इस बात के लिए राजी नहीं होता था। मैं इस किस्म की औरत के साथ हरगिज आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, जो शादी से पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी हो। मैं रात को जब घर वापस लौटा तो पायल ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। वो बोली, राहुल बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने दवा दी और घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई पी के सो गया था। मुझे भी नींद आ गई थी। ना जाने में कितनी देर यूं ही सोता रहा। फिर मेरी आंख राहुल के रोने से खुली थी। मैं उठ के बैठ गया तो पायल को इधर उधर तलाश करने लगा, मगर वो कमरे में नहीं थी। मैंने बच्चे को देखा। ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी की, उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊं। मगर फिर पायल की कही हुई बात याद आई। आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी थी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। और मैंने हिम्मत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। देख के तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वो तो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल मेरी ही फोटो कॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और पायल अंदर आ गई थी। वो मुझे और राहुल को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई थी। वो भागती हुई मेरे पास आई और बोली, आपने यह क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, पायल मुझे ये बता, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना ही जन्म दिया है? इसके बारे में एक एक बात जानना चाहता हूँ। पायल बोली, शाम आज सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं दहाड़ कर बोला, जब मैं शादी के पहले ही रात को जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। पायल गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताए कि झूठ, और फिर हिम्मत करके बोली, शाम ये है, बच्चा आपका है। मैं हंस पड़ा और बोला, पायल मुझे मालूम है तुम जैसी औरतें इसी तरह से जवाब देके बात को दूसरों पे थोपना चाहती हैं, लेकिन मैं अब कोई भी बकवास बात नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ, और याद रखो अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पायल रोने लगी और बोली, शाम आप मुझ पे यकीन करें, ये सच में आप ही का बच्चा है। मुझे पायल अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी उसके मर्जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज मैंने ये सवाल पूछ लिया था। तो उसका झूठ सुन के तो
मैं दंग ही रह गया। पायल, तुम जीते जागते इंसान पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो, मैं जितना प्यार तुमसे करता था उतना ही प्यार हमेशा करूंगा, मगर एक शर्त है, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। पायल रोते हुए बोली, शाम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था, कितनी प्यारी और मासूम सी लगने वाली लड़की कितनी चालाक निकली। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरे लोगों से छुपा रखा था, वह तो कुछ भी छुपा सकती थी। मैं फैसले की घड़ी तक पहुंच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं पायल को तलाक दे दूंगा, क्योंकि झूठे इंसान पे जरा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान की सिर्फ जवान ही सब कुछ होती है। जब वह अपनी जवान ही कहीं पास ना कर सके तो पीछे बचता ही क्या है। लेकिन राहुल, वह मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? मैं अपनी सारी दोस्तियां याद करने लगा था। कॉलेज के जमाने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन असल में तो वो सिर्फ अच्छे दोस्त और कुछ नहीं। अब 5-6 सालों में मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। फिर ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि पायल सही कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने पायल का सच आ जाएगा, मैं उससे अलग हो जाऊंगा। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने पायल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सोने के लिए लेट गया था। राहुल सारी रात रुक रुक के रो रहा था। 4 घंटे पहले पायल ने मुझे झिंझोड़ कर रख डाला था। वो गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि यह बेटा आपका है। जब अभी मालूम पड़ ही गया है तो आपसे मुझे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद ही नहीं थी। ये बच्चा सारी रात बुखार से तड़पता रहा, मगर आपको उस पर जरा सी भी दया नहीं आई। मैं गुस्से में बोला, दवा पिला दो और मेरा सिर मत खाओ। पायल बोली, सारी रात 4-4 घंटे बाद मैं इसे दवा पिलाती रही हूँ। इसका बुखार उतरना होता तो कब का उतर गया होता। आप हमें अस्पताल ले चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैंने उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा। नर्स ने उस पर इलाज करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद उसका बुखार उतर गया था। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज दे दिया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लूं। अगली बार जब पायल बोलेगी कि राहुल तुम्हारा बेटा है, तो यह उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो उसे मजबूर होकर सच बताना ही पड़ेगा। मैंने पायल से छुपाकर उस बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवा लिया था। रिपोर्ट कल मिलने वाली थी। हम घर पहुंच चुके थे। राहुल के बुखार का जोर अब टूट चुका था। वो सारा दिन आराम से खेल रहा था। मैं कल का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी और नए दिन का सूरज निकल आया। सुबह 11 बजे मुझे लैब से कॉल आया कि आप आकर टेस्ट की रिपोर्ट ले जाएं। मैं धड़कते दिल के साथ लैब में पहुंचा। वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं सच में सोच में पड़ गया था। मेरा और राहुल का डीएनए मैच हो गया था। यह साबित हो गया था कि वो मेरा ही बेटा है। मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे सिर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझे उस जगह से उठना भी बड़ी मुश्किल लग रहा था। जब जरा सा संभला तो घर जाने के लिए निकल पड़ा ताकि पायल से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं जब घर पहुंचा तो माँ और पायल साथ में बैठकर किसी के बारे में बात कर रहे थे। मुझे देखकर चौंक गए। मैंने वो रिपोर्ट पायल के मुंह पर दे मारी। मैं बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि राहुल मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ ये सब क्या और कैसे है। मैंने तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था। उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर यह सब कैसे हुआ? माँ बोली, शाम, यह रिपोर्ट सच है। तुम ही इसके बाप हो। मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसके झूठ में शामिल हैं? मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा था। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं चक्कर से नीचे गिर गया था। जब होश आया तो
मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मैं सोते जागते तकलीफ में था। ऐसा लग रहा था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कोई तेज तरार ट्रक मेरी गाड़ी से टकराया था और फिर शोर ही शोर था। मुझे अस्पताल लाया गया था। फिर मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मेरे सामने शर्मीली सी पायल खड़ी थी और कह रही थी, मुबारक हो, मैं पेट से हूँ, आप बाप बनने वाले हैं। मैंने झट से आंखें खोल दी थी। सामने पायल और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बोली, बेटा, आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि पायल तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर पायल पेट से हो गई। तुम दिन रात बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश रहने लगे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। फिर एक दिन फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमा में चले गए थे। तुमने 9 महीने एक लाश की तरह गुजारे थे और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे। लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम पायल को भूल चुके थे। तुम जब घर वापस लौटे तब पायल को मारने पीटने लगे थे। तुम उसे अपने कमरे से भगा देते थे। उसके लिए मारपीट अच्छी नहीं थी क्योंकि वो पेट से थी। उसके बच्चे को नुकसान पहुंचने का खतरा था और फिर तुम्हारी तबीयत भी इसकी वजह से ठीक ना होती। इसलिए मैंने पायल को उसके मायके भेज दिया। तुम्हें हर रोज याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयां ये कहकर खिलाती थी कि तुम्हारे गुर्दों में तकलीफ है। हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। भगवान की कृपा से तुम बिल्कुल ठीक हो गए। रोहन की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं तुम्हें टालती रही और फिर सोच विचार के गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर पायल को मैं दोबारा दुल्हन बना के लाई। ये सब कुछ हमने तुम्हें ठीक होने के लिए तुमसे छुपा कर रखा था। मैं माँ की बातें सुनकर अजीब सी हालत से गुजर रहा था और फिर पायल ने मुझे बहुत सारी फोटोज और वीडियोस दिखा दी थी जिसमें हमारी शादी हुई थी। मैं कोमा में रहा था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो मैं कोमा से बाहर निकल आया था। मुझे सब कुछ याद तो नहीं आया था, लेकिन मैंने उन्हें अपना लिया था और हम खुशी खुशी रहने लगे थे।